Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the biology session. I hope that you people are doing wonderful. आज हम करेंगे आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर एक और नया टॉपिक दैट इज योर इम्यूनोलॉजी. आई नो कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस जो आपका आउट हुआ है और उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि इम्यूनोलॉजी है, डर लग रहा है, नहीं पढ़ा, इतने कम दिन बचे हैं तो कैसे होगा. तो मैंने आपसे कहा था कि हम सारी चीज़ों को एमसीक्यूज के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ. ये जो आपको सेशन है ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है. आप वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके भी वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. पीडीएफ फॉर्म में आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल हो जाएगी विद योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल. तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इम्यूनोलॉजी. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, राइट? लॉजी मीन्स टू स्टडी, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम. तो यहाँ पर हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और अडेप्टिव, एक्वायर्ड, ह्यूमोरल, ये सारी इम्यूनिटीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसके बेस पर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे. फिर आपके इसी इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है. तो लिम्फॉइड सिस्टम जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन है आपका, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है? दैट इज इनटू द लिम्फॉइड सिस्टम. प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इस सेशन के अंदर मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी, सो आई थॉट कि मैं वो उनको अटैच कर दूं ताकि आपको स्टडीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. आई होप दैट दिस इज विजिबल. इफ इट इज नॉट विजिबल तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर ये पिक्चर आपको डेफिनेटली विजिबल हो जाएगी. दिस इज बेसिकली द फ्लो चार्ट जहां पर आपका इम्यून सिस्टम है. दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है हमारा, एक है इन्नेट और एक होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम. इन्नेट का मतलब होता है जैसे कि आपका ब्लड बॉर्न है, यानी कि जब आप पैदा हुए हैं तभी आपके साथ वो इम्यूनिटी साथ में आई है. तो इसमें आपके ऑल्टरनेटिव पाथवेज और फेगोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स. अब वैसे तो आपके जो इयोसिनोफिल्स है दे आर वीक फेगोसाइट्स, वो फेगोसाइट्स के अंदर नहीं आते हैं, बट दे डू पार्टिसिपेट्स इन द इम्यूनिटी. तो ऑब्वियसली हम इनको आपके इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका क्या है? दिस इज योर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ऑफ कोर्स योर इयोसिनोफिल्स, राइट? तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज योर फिजिकल बैरियर्स. तो ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं ये भी आपको इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ही मिलते हैं, जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, फ्लशिंग एक्शंस ऑफ यूरिन एंड टीयर्स. फिर आपका स्टमक एसिड है, तो दे बेसिकली स्टॉप्स द इन्फेक्शन बिफोर इट एंटर्स इनटू द बॉडी. तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द अडेप्टिव इम्यूनिटी. अडेप्टिव के अंदर टी सेल और बी सेल इम्यूनिटी आपका मेजर रोल प्ले करती है. तो यहाँ पर आपके टी सेल्स जो होते हैं वो सप्रेसर, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं. जनरली ये सेल मीडिएटेड आपकी इम्यूनिटी होती है. टी सेल इम्यूनिटी इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और ये डेथ ऑफ द बॉडी सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड विद द वायरस और दी अदरवाइज डेंजरस काइंड ऑफ सेल्स. तो इसमें वो उनको डैमेज कर देता है. बी सेल्स के अंदर एंटीजन एक्सपोजर होता है. लिम्फोब्लास्ट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके, जैसे मेमोरी सेल्स, और आपके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है. तो वो बी सेल इम्यूनिटी इट इज रिलेटेड टू दी ह्यूमोरल इम्यूनिटी. तो कौन सी इम्यूनिटी के साथ कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है वो आपको जनरल कॉन्सेप्ट है और जनरली आपको उसको पढ़ना है. तो अब जब आप इम्यूनोलॉजी को पढ़ेंगे तब आपको इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा. पहले आपको इन्नेट और एक्वायर्ड के बीच में या अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में देयर शुड बी डिफरेंस. So there's again next picture is immunity है, that is innate and adaptive. तो ये innate के अंदर surface barriers है, internal defenses है, और आपके यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल से रिलेटेड है, सेल मीडिएटेड से टी सेल है, जो मैंने आपको अभी पीछे से बताया है. अगर ये भी विजिबल नहीं है डोंट वरी, ठीक है? अब ऐसे परेशान मत हो जाना कि ये पिक्चर विजिबल नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं है. ये पिक्चर थोड़ी सी कलर में इसमें वो हो सकता है. आपको यही चीज पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी तो वहां ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी और उन चीजों को आप वहां से भी कर सकते हैं. फिर आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, फिर से एक और चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप लाइफ टाइम के टाइम पर अडेप्ट करते हैं, वो दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी.
एक्टिव नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकती है, पैसिव भी एक्टिव और आपकी सॉरी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकती है। ये भी आपको चार्ट की फॉर्म में गिवन है, इसे भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो क्विक रिविजन के लिए, ताकि ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने दीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एमसीक्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। एमसीक्यूज है, एक्सप्लेनेशन देखनी है एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर टॉपिक। तो फिर से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल जो होते हैं वो आपके थाइमस ग्लैंड्स के अंदर है, मीडिएटेड सेल मीडिएटेड है, एंड दे बेसिकली एक्सप्रेसेस द टी सेल रिसेप्टर्स, जिनको हम टीसीआरस भी कहते हैं। उसके बाद है आपका सेल बी सेल, दैट इज ये आपके बोन मैरो के अंदर है, मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी है, दे एक्सप्रेसेस द बी सेल रिसेप्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज BCRs, राइट। सो these are the some kind of your, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनको ध्यान रखकर आप आगे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, जिनको आप NK सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, डेंड्रिक सेल्स न्यूरॉन से रिलेटेड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तो ये इनेट है, मतलब बर्थ से आपके साथ है। अडैप्टिव बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी सेल आपके दो तरह से काम करते हैं, CD4+ एंड CD8 सेल्स। तो ये आपके कुछ सेल्स हैं जो अडैप्टिव, यानी कि दिस इज बेसिकली एक्वायरिंग ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, आप जो से एक्वायर कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अगेन द टी सेल। टी सेल आगे मैंने डिफरेंशिएट किया है, और बी सेल को भी डिफरेंशिएट। तो जो बी सेल होता है वो हमेशा प्लाज्मा सेल को इनिशिएट करता है कि क्या बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी है। तो ये जब मैंने आपको ब्लड चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि वहां पर जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं टी और बी सेल्स को, बी सेल्स ऑलवेज इनिशिएट्स द प्लाज्मा, वो हमेशा प्लाज्मा को कहते हैं कि ये इन्फेक्शन पहले भी बॉडी के अंदर आया था, आपको ये वाली इम्यूनिटी के अगेंस्ट सॉरी ये वाली इम्यूनिटी को एक्सप्रेस करना है, यानी ये वाली एंटीबॉडीज को आपको एक्सप्रेस करना है। तो दीज आर दी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी के अंदर आता है आपका बोन मैरो और थाइमस, जहां पर बी और सी सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं और एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को एक्वायर करते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन के साथ और फिर प्रोलिफरेट करते हैं खुद को टू बिकम दी इफेक्टर सेल्स, जैसे कि स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स के अंदर, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। टॉन्सिल्स हैं आपके गले के अंदर, वो भी क्या है, आपके सेकेंडरी आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। यहां से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी lymphoid organ, which of the following is a secondary lymphoid organ? दोनों में से कोई भी एक सवाल आपको यहाँ पे आ सकता है, right? So these are the organs of your immune system, primary and secondary. So let's talk about the questions. तो पहला question है, which of the following cells are involved in the innate immune responses as well as adaptive immune responses? तो दोनों responsive में जो participate करे, आपको यहाँ पर वो सेल बताने हैं। कौन से सेल्स हैं जो आपके इनेट और अडैप्टिव दोनों तरह की इम्यूनिटी में आपके पार्टिसिपेट करते हैं? डेंड्रिक या डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, या फिर आपके न्यूट्रोफिल्स, A, B, C या फिर D? कौन से सेल्स होंगे जो दोनों तरह की इम्यूनिटी में आपको हेल्प करेंगे? And the answer is your A, that is dendritic cells. They are involved in antigen presentations as well as they serve as a link between the immunity, कौन सी, innate and adaptive immunity. So this is a very simple question कि आपका दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूरॉन के अंदर मेजर पार्ट है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सेल्स गिव राइज टू एंटीबॉडीज? ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर कौन से सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं? टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स या फिर बी सेल्स? A, B, C या फिर D? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। तो बी सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं आपके सेल्स के अंदर, प्लाज्मा सेल्स गिव राइज टू दी एंटीबॉडीज। तो ये नोट करना पड़ेगा आपको कि बी सेल्स कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंटीबॉडीज के लिए, हमेशा ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को इनिशिएट करते हैं, डायरेक्ट इनका किसी भी इम्यून सिस्टम में कोई भी रोल नहीं होता है एज कंपेयर टू दी टी सेल्स, राइट। चलो नेक्स्ट इज, which immunoglobulin is the first to be produced during an immune response? तो जब भी कभी ऐसी कोई चीज होती है, कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो इसमें से सबसे पहली एंटीबॉडी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो वो कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले आपकी रिलीज होगी, फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, बनेगी? कौन सी पहली बनेगी, EMG या फिर A? कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनेगी,
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. IgM इज द वेरी फर्स्ट एंटीबॉडी क्लास प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द different stages or initial stages of the immune responses. Next, what are thymocytes? Thymocytes किसे कहते हैं हम? Mature B cell को, immature B cells को, mature T cells को या immature T cells को, A, B, C या फिर D, किसे कहते हैं आप thymocytes? Take a pause. अगर आपने पढ़ा है तो पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर कीजिए. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो इमेच्योर टी सेल्स को बोला जाता है थाइमोसाइट्स, और थाइमस जो है दैट इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स. दिस इज अगेन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स कहां पर सबसे ज्यादा जाकर मैच्योर होते हैं. दैट इज आंसर इज योर थाइमस. ठीक है, दी सेल्स व्हेन मैच्योर, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? नेव और अनप्राइम्ड टी सेल्स. मैच्योर होने पर नेव टी सेल्स बोलते हैं. अंटिल दी सिलेक्शन प्रोसेस, जब तक वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं जाते हैं, अगर वो नए नए मैच्योर हुए हैं तो आप उन्हें नेव सेल्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग इम्यून सेल्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द बॉडी. तो जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पर आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पर सेल्स जो होते हैं वो आपके चले जाते हैं उधर. किस चीज के लिए? इम्यूनिटी के लिए, ताकि वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना करे या मेजर इन्फेक्शन के अंदर वो कन्वर्ट ना हो. तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होते हैं, आपके सेल्स जो होते हैं वो उतरते हैं इम्यूनिटी के अंदर. तो कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिक्रूटिंग द इम्यून सेल्स? कौन जाता है, कौन बताता है सेल्स को कि इधर जाना है आपको? केमोकाइंस, TNF, इंटरफेरॉन्स या इंटरल्यूकन्स, A, B, C या फिर D? कौन से सेल्स होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कीमोकाइंस आर वन ऑफ द सुपर फैमिली ऑफ साइटोकाइंस जो आपके वर्क करते हैं अंडर द कीमोटैक्सिस प्रोसेस. तो इसीलिए इसका नाम कीमोकाइंस है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द इम्यून सेल्स टू द पर्टिकुलर टारगेट सेल. किसी भी पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट इज विच रिसेप्टर्स डू अल्फा बीटा टी सेल्स एक्सप्रेस? कौन से रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं आपके अल्फा बीटा टी सेल्स को? CD8, CD3, CD25 या CD4? इसमें से कौन से सेल एक्सप्रेस करेंगे आपके टी सेल्स को? विच रिसेप्टर्स, यहाँ पे आपको रिसेप्टर मॉलिक्यूल बताना है जो टी सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, तो जब आप पहले वाली PDF पढ़ोगे ना जिसमें मैंने टी सेल्स को डिफरेंशिएट किया, तो भी आपको वहां से आंसर पता चल जाएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पर CD3 जो होते हैं वो सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं. ये हेल्प करते हैं एक्टिवेटिंग दी. CD3 सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं बोथ नेव सेल्स. नेव कौन से हुए? जो मैच्योर सेल्स हैं बट वो अभी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं गए हैं. CD4 एक्सप्रेसिंग T हेल्पर टी सेल्स एंड नेव CD8 एक्सप्रेसिंग द T साइटोटोजिक सेल्स. एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा. दीज आर दी मस्ट रीड पॉइंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. इन्हें पढ़ लीजिएगा. यहां से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं. आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, आ गया तो तब तो चाहिए ही क्या पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिव राइज टू ऑल द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम? अब यहाँ पर ना क्वेश्चन मैं बार बार आपसे इसीलिए कहती हूँ, क्वेश्चन में अगर आप स्पेसिफिक नहीं है तो आप कभी पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चार ऑप्शन एक जैसे लगेंगे. वो कब लगता है? जब हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रोसेस है विच गिव्स राइज टू ऑल. एक सेल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, सारे सेल्स आपके इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल्स होते हैं उनको कौन बनाता है आगे? हीमोपोइसिस, साइटोसिस, हिमेटोपोइसिस या हिमेटोसाइटोसिस? क्या है इसके अंदर आंसर? A, B, C या फिर D? क्या बनेगा इसका आंसर? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर C. हिमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस जिसमें ऑल द सेल्स, हीमोपोइसिस तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, एंड द आरबीसीज सेल जो है वो आपके डेवलप करते हैं. स्टेम सेल्स फ्रॉम दी which of the following are the arises as the hemopoietic stem cells? तो ये hemopoietic, hematopoiesis, poiesis का मतलब ही फॉर्मेशन होता है. तो अगर आपको पूछे यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन है, अगर आपसे पूछा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है हीमोपोइसिस. तो हिमैटो नहीं आएगा वहां पर, हीमोपोइसिस आएगा. ठीक है, तो ये बन गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is the primary function of dendritic cells in the immune system? तो प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है आपके डेंड्राइटिक सेल्स का आपके इम्यून सिस्टम के अंदर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है. Kill the infected cells, secrete histamine, produce antibodies या present antigens to the T cells. कि T cells को बताते हैं वो एंटीजेंस जाएंगे, एंटीजेंस एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है. तो इसमें कौन सा आंसर जो है दैट विल बी द करेक्ट वन, A, B, C या फिर D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो दे प्ले रोल इन द स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स that play a crucial role in initiating adaptive immune response. तो हम कहते हैं ना कि एक कनेक्टिंग लिंक है, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट करेगा आपके एंटीजेंस को. नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी के अंदर टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस रेफर्स टू, किसे कहते हैं टॉलरेंस इन द इम्यूनोलॉजी? Ability of immune system to recognize self from non-self, resistance, ability of an organism to diseases, ability of the immune system to respond vigorously to the pathogens और rapid activation of immune responses. तो यहाँ पर ना चीजों पे फोकस करना है. जैसे पहले में पूछ रहा है कि उसकी क्षमता, दूसरे में पूछ रहा है रेजिस्टेंस कि वो रेजिस्ट करता है, एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम कि वो पैथोजेंस के अगेंस्ट आपके विगरसली जो है वो रिएक्ट करे या फिर रैपिड एक्टिवेट कर देते हैं आपके इम्यून सिस्टम को. टॉलरेंस किसे कहेंगे आप? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Tolerance refers to the immune system's ability to distinguish between the body's own cell and the foreign cell. तो इसमें सबसे पहले टॉलरेंस का मतलब ये होता है अगर वो उसके सेल नहीं है तो वो नहीं टॉलरेट करेगा, अगर वो उसका पर्सन नहीं है तो वो उसे टॉलरेट नहीं करेगा, उसका सेल नहीं है तो वो टॉलरेट नहीं करेगा, अगर कोई और है, अगर वो नहीं है, अगर अपना है तो वो टॉलरेट कर लेगा. ऐसा है ना, अपनी चीजें टॉलरेट हो जाती है, दूसरों की चीजें टॉलरेट नहीं हो रही है. तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न कि टॉलरेंस का मतलब है अगर अपना है तो फिर टॉलरेट हो जाती है चीजें, अगर वो सेल्फ नहीं है तो फिर वो टॉलरेट नहीं होगा. राइट. नेक्स्ट इज यूजिंग विच प्रोसेस डज अ फेगोसाइट रीचेस टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. जैसे मान लो आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो गई, राइट. अब जब ये इन्फ्लामेशन हो रही है यहां पर फेगोसाइट पहुंचेगा. फेगोसाइट का मतलब क्या हुआ कि कोई न्यूट्रोफिल मैक्रोफाजी होगा. तो वो पहुंचता कैसे है? डिफ्यूजन से, ब्राउनियन मोशन, कीमोटैक्सिस या वासोटैक्सिस. अभी हमने इसकी बात की थी, पीछे से भी मैंने अभी बात की थी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये पहुंचते हैं आपके वाया कीमोटैक्सिस, टारगेट सेल पे पहुंचते हैं. अभी बोलना था टारगेट सेल पे कैसे पहुंचते हैं? कीमोटैक्सिस की वजह से. What are the temperature rising chemicals of the body called? तो जब आपको फीवर होता है ना, जैसे बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, अब आपको फीवर आने लगता है, तो वो जो आपके टेम्परेचर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, टेम्परेचर राइज करता है हमारी बॉडी का. जैसे बुखार आ रहा है तो टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर है. तो हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर जाने के जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मोजेनिक्स, थर्मोफाइल्स, मिजोजेंस या पायरोजेंस. अगर आपको फीवर को क्या बोलते हैं उससे पता है ना, तो फिर आपको इसका ऑप्शन में पता लग जाएगा. क्या बोलते हैं फीवर को? बस वही होगा. आंसर इज डी, दैट इज pyrogens. They are produced and released by the bacteria when they enter the body and they are released into the blood. तो बेसिकली वो बैक्टीरिया के द्वारा ही रिलीज की हुई आपके स्ट्रक्चर्स और सब्सटेंसेस है जिसे आप पायरोजेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स शोज द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट रिलीज होते हैं आपके मास्ट सेल्स? एलर्जीज, ट्यूमर, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, सप्रेसिंग द कॉम्प्लीमेंट पाथवे. सिंपल सी बात है, कहाँ रिलीज होते हैं मास्ट सेल? ब्लड में भी हमने पढ़ी ये चीजें. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एलर्जीज. ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के काम आएगी. एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं पता लगता है, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. आप वहां लिखिए कि आपको ये वाले सेक्शन में ये वाली चीजें समझ नहीं आई है, ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया. आई डेफिनेटली मेक इट क्लियर टू एवरीवन. Which of the following species use a defense mechanism called as restriction modification system? तो यहां पर ना एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब आप इस एमसीक्यू को पढ़ेंगे तो जरूर आरएम सिस्टम को पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और ऐसा नहीं है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी के अंदर आरएम की डेफिनेशन अटैच करके रखी है. वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट्स या फंजाई कौन करते हैं, कौन आपके जो है डिफेंस मैकेनिज्म को ऑप्ट करते हैं, कौन से स्पीशीज? एंड द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. They uses the restriction modification system. ठीक, पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरियोफाजेज हैं. तो मैंने यहाँ पर आपको आरएम की डेफिनेशन दे रखी है कि आरएम बेसिकली क्या होते हैं.
मॉलिक्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो आर्के बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द फॉरेन डीएनए। ठीक, तो यहाँ इसे मस्ट रीड है, ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इन चीजों को समझने में, और एक बार रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद आपकी मैक्सिमम टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज द कार्डिनल साइन कॉल्ड व्हेन देयर इज रेडनेस कॉज्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो आपने देखा है कई बार इन्फ्लेमेशन से रेडनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, क्या बोलते हैं उसे? र्यूबर, कैलर, ट्यूमर या डॉलर, या डोलर, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं इसे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, र्यूबर। ठीक, तो र्यूबर है नथिंग बट अ रेडनेस ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब आपको लग रहा होगा बाकी क्या है, कोई बात नहीं, बाकी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। कैलर इज इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर, ट्यूमर इज स्वेलिंग कॉज्ड बाय द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, और डोलर इज पेन इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। तो ये मैंने आपको सारे जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर दी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया तो 4 क्वेश्चंस आपके, 4 क्वेश्चंस बनते हैं, चारों के चारों आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल किलर सेल्स आर अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स कॉल्ड एज। किसके इम्यून सिस्टम में पार्ट है नेचुरल किलर सेल्स? टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट्स? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेचुरल किलर सेल्स आर द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स के अंदर आते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। To which type of cells does a natural killer cells binds and gets activated? किसके साथ आपके natural killer cells bind होते हैं और फिर activate हो जाते हैं? When the cell don't have CD3, जब उनके पास class 1 MHC molecules नहीं होते हैं, जब उनके पास CD4 नहीं होता है, जब उनके पास IL4 नहीं होता है। A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जब उनके पास MHC मॉलिक्यूल नहीं होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका काम क्या है? आपका काम है MHC कॉम्प्लेक्स को पढ़ना। जस्ट गिव अ रीडिंग, नहीं पता लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के आइए, लिखिए, बताइए। अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले MHC ही एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट? अगर नहीं पता लगता आपको। Which cells are majorly involved in the production and secretion of cytokines to activate B cells? अब हमने कहा था B cells जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। यहाँ वो पूछता है ऐसे कौन से सेल्स हैं जो आपके ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन और सिक्रीशन दोनों में ऑफ साइटोकाइंस, क्योंकि साइटोकाइंस आएंगे तभी जाकर वो आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। टी सेल्स, TH1 सेल्स, TH2 सेल्स या मेमोरी टी सेल्स? ए, बी, सी या फिर डी? कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, TH2 सेल्स। ये आपके यहाँ पर जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। दे बेसिकली कॉजेस द प्रोलिफरेशन एंड बी सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू क्लोनल डॉटर सेल्स, और फिर आके फर्दर आपके एंटीबॉडीज को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces the progeny viruses? कौन से ब्लड सेल्स के अंदर HIV वायरस जाकर आपका रेप्लिकेट होता है? इयोसिनोफिल्स, TH सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स? A, B, C या फिर D? बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए। A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी सेल्स आर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स जहां पर आपके वो सेंस कर लेते हैं इन्फेक्शन को, फिर वो एक्टिवेट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को टू फाइट। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड दे मे गेट एक्टिवेटेड बाय दी बी सेल्स, तो ये प्रोड्यूस करते हैं आपके एंटीबॉडीज। ठीक है जी, डन, यहां तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन? A, B, C या फिर D? Which of the following is the responsible one? A, B, C, D. Correct answer साइक्लोस्पोरिन से रिलेटेड है आपका B, तो it is your basically ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। ठीक है, ट्राइकोडर्मा इज रिस्पॉन्सिबल। Which of the following diseases is an autoimmune diseases? Autoimmune diseases क्या होते हैं? जब आपके सेल्स जो होते हैं वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कौन अपना है कौन नहीं है, जनरली समझने के लिए। गाउट, मिस्थेनिया ग्रेविस, अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस? तो ये हमने सारी डिजीजेस ऑलमोस्ट की हुई है, राइट? तो एक को छोड़कर, दैट इज बी। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आपके रिजल्ट्स करते हैं बिटवीन दी योर इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी हेल्दी टिश्यूज एंड दी पोटेंशियली हार्मफुल। जब वो नहीं बता पाता है कौन से हार्मफुल है कौन से अच्छे हैं सेल्स, उनके बीच में जब भी सेल्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तब आप उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी? एडवर्ड ने, लुई ने,
या सेल्मन या फिर अलेक्जेंडर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर सेल्मन, वॉक्समैन। ठीक है जी। एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय द रेडिएशंस देन द नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर, जल्दी डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैपिड डिवीजन करते हैं, स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, नॉन डिवाइडिंग है, स्टार्व्ड ऑफ म्यूटेशन। ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ए। ऑब्वियसली जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी औरों से ज्यादा होती है। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज। तो कितना परसेंट होता है माल्ट आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर? 50, 20, 70 या फिर 10? माल्ट आंसर इज ए, दैट इज बेसिकली दी 50%। इट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ये आप मुझे बताएंगे। माल्ट किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर या प्राइमरी के अंदर? ड्यूरिंग इंजरी मास्ट सेल सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन, हेपारिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबायोटिक। सब किया है हमने ये वाला, एंटीबॉडीज, ब्लड वाला जो चैप्टर मैंने आपको करवाया है। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ए हिस्टामिन, है ना? तो इसको तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिस वाज योर पीवाईक्यू बेसिकली। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। The adenosine deaminase deficiency results into Addison, dysfunction of immune system, Parkinson's या आपका digestive disorder? कमेंट कीजिए इसका आंसर। गो एंड चेक दी नोट्स एज वेल। मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ जिसके अंदर पिछले सेक्शन का करेक्ट आंसर भी आपको ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, तो इसीलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, कोई चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो यू कैन कमेंट, हम उसके बारे में भी डेफिनेटली बात कर लेंगे। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये वाला आपका आंसर कौन सा बनता है। ठीक है, तो फिर से नेक्स्ट सेशन के अंदर दूसरे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, और हो सके तो फिर से जब हम मैराथन भी करेंगे तो उसके अंदर मैं इम्यूनोलॉजी के और भी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। जस्ट फॉर नाउ, क्योंकि आप लोग बहुत पैनिक हो रहे थे, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इससे ओवरऑल आपका पूरा इम्यूनोलॉजी का सेक्शन जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा फॉर फर्दर मोर सेशंस एज वेल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।